नमस्कार। एजुटेक पाठशाला की आज की क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे हैं मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र के अंतर्गत हम जानते हैं कि ये जनन तंत्र द्विलिंगी प्रकार का है, जिसमें एक होता है नर जनन तंत्र, दूसरा होता है मादा जनन तंत्र। साथ ही तीसरा जो अध्ययन का बिंदु होगा वो हमारा होगा प्रजनन की अवस्थाएं। तो 3D ग्राफिक्स की मदद से हम इसको वैवाहिक रूप में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस संबंध में अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने आज के अध्ययन विषय की ओर। जनन या रिप्रोडक्शन। जनन और जो रिप्रोडक्शन यहाँ कहेंगे इसको, ये प्राणी की एक क्षमता होती है अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करने की। तो इसको कहते हैं जनन या रिप्रोडक्शन। ये क्या है? जीवधारियों द्वारा अपने जैसी संतति या फिर कहेंगे ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करने की क्षमता या जो सामर्थ्य है उसको हम कहेंगे जनन। और जनन जब मानव की बात करते हैं तो मानव में जो जन्म है द्विलिंगी प्रकार का जनन होता है, और ये लैंगिक जनन होता है, जिसमें शुक्राणु जो नर युग्मक है वह अंडाणु ये मादा युग्मक है के निषेचन से युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है, और इससे नए जीव का निर्माण होता है या उत्पन्न इससे होता है। अब एक स्थिति आती है कि ये जो जनन है उसकी क्षमता कब हासिल होती है। उसके लिए एक टर्म आती है जिसको कहते हैं यौनारंभ या फिर प्यूबर्टी। यौनारंभ क्या है कि इसमें जनन जो अंग है एक विशेष अवधि में जनन के लिए विकसित होते हैं। तो क्या कहेंगे कि विशेष अवधि जिसमें जनन हेतु उत्तरदायी जनन अंग का विकास होता है, जिसको कहते हैं यौन आरंभ। नर और मादा में ये अलग अलग समय में होता है। तो इसके लक्षण क्या क्या है? यौन आरंभ का लक्षण ये है, पहले नर में जो है लक्षण क्या आएंगे? आवाज़ में भारीपन, दाढ़ी मूंछ आना, त्वचा का तेलीय होना, कांख व जननांग क्षेत्रों में बाल आना या उगना। और इसकी जो आयु है नर में वो होती है 13 से 15 वर्ष के बीच में। और इसका कारण क्या होता है? एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण नर में ये लक्षण भी आते हैं, यौन आरंभ की शुरुआत होती है। अब मादा जनन अंग की बात करें तो मादा में जो ये लक्षण है यौन आरंभ या प्यूबर्टी के, तो वो है स्तन का बढ़ना व आकार में इसकी वृद्धि होना, त्वचा का तेलीय होना, रजोधर्म शुरू होना, कांख व जननांग क्षेत्रों में बाल उगना इत्यादि। अब ये जो आयु क्या है इसकी प्यूबर्टी की, वो है 12 से 14 वर्ष तक। फिर इसका कारण है स्त्रियों में जो है या फिर मादा में जो कारण होता है वो 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन है जिसके कारण इसमें जो जनन आरंभ के लक्षण शुरू होते हैं और ये जनन अंगों का विकास होता है। नर जनन अंग या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नर जनन अंग जो है जनन तंत्र है वो विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है, तब जाके तंत्र बनता है, ये आप जानते हैं। तो इसमें विभिन्न अंग कौन कौन से हैं जिससे ये मिलकर नर जनन तंत्र बनता है? तो ये है वृषण या टेस्टिस, वृषण कोश या स्क्रोटम, शुक्रवाहिनी या फिर वास डिफरेंस, शुक्राशय या इसको कहेंगे सेमिनल वेसिकल, और प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड कहेंगे इसको, मूत्र मार्ग या इसको कहेंगे यूरेथ्रा, और शिश्न या फिर इसको पेनिस कहते हैं। तो ये जो अंग है इससे मिलकर पूरा नर जनन तंत्र बनता है। इसमें फिर ये जो अंग है इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है इसके कार्य के अनुसार। एक तो इसकी मुख्य भूमिका को लेकर और इसकी सहायक भूमिका को लेकर। तो इसमें प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक वे अंग होते हैं जो युग्मक का निर्माण करने में संलग्न रहते हैं, साथ ही हार्मोन का निर्माण भी करते हैं। तो इन अंगों को जो प्राथमिक अंग है नर जनन तंत्र में, ये जो प्राथमिक अंग है वो शुक्राणु का निर्माण करते हैं यानी कि स्पर्म का निर्माण करते हैं, साथ ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण भी करते हैं। तो इनको जनन या फिर गोनेड भी कहते हैं। तो ये कौन सा अंग है? ये है वृषण या टेस्टिस।
तो प्राथमिक अंग में वृषण आता है। फिर दूसरे सारे अंग जो वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग या शीशन, ये सारे के सारे दूसरे अंग जो है वो सहायक होते हैं, उसको द्वितीयक अंग कहते हैं। ये सहायक की भूमिका में रहते हैं। इस प्रकार प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग के मध्य कई बार अंतर करने को पूछा जाता है, तो हम अंतर इस प्रकार कर लेंगे। अब बारी आती है कि ये अंग है, इनके कार्य क्या क्या है, संरचना क्या क्या है और कहाँ इसकी स्थिति होती है। तो सबसे पहले वृषण। वृषण जो है ये दो जोड़ी होते हैं नर में, और इसकी स्थिति होती है एक थैलेनुमा संरचना जिसको कहते हैं वृषण कोश, और ये दो भागों में विभाजित होता है। एक तो जो शुक्राणु निर्माण करता है उसको कहते हैं वृषण, और इसके ऊपर स्थित एक ग्रंथि जो हार्मोन का स्त्रवण करती है उसको कहते हैं अधिवृषण या फिर एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस। वृषण के अलावा दूसरा जो अंग है वो है वृषण कोश या फिर कहेंगे स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है ये शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें ये वृषण को स्थिर रखने का कार्य करती है। साथ ही ये जो स्क्रोटम है इसका मुख्य कार्य होता है ताप नियंत्रण का, यानी कि शुक्राणु निर्माण के लिए जितना शरीर का तापमान चाहिए उससे उसको कम चाहिए, इसके लिए ये थैली बाहर की ओर होती है और इसका तापमान शरीर के तापमान से कम होता है, तो इसको ताप नियंत्रण की थैली भी कहा जाता है। तो ये शुक्राणु निर्माण में मदद करता है। फिर शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी जो है ये पेशीय नलिका होती है, आप देख रहे होंगे यहाँ से। ये पेशीय नलिका जो है ये यहाँ से वृषण से शुक्राणु को शुक्राशय तक यानी सेमिनल वेसिकल तक पहुँचाने का कार्य करती है। इसकी भूमिका इतनी होती है। और शुक्रवाहिनी जो है ये एक जोड़ी कहेंगे या फिर कहेंगे कि दो जो टेस्टिस है या फिर जो वृषण है उससे दो नलिकाएं निकलती है, तो एक जोड़ी शुक्रवाहिनी पाई जाती है। शुक्राशय जो है एक थैलीनुमा संरचना है, आप देख रहे हैं। इसमें से तरल पदार्थ जो निकलता है वहाँ पर जब ये शुक्राणु जाते हैं तो इसको सीमन में बदलने का कार्य करते हैं या फिर कहेंगे कि वीर्यम बदलने का कार्य करते हैं। इससे जो तरल निकलता है वो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ गति प्रदान करने का कार्य भी करता है। इसके बाद में जैसे ही ये डक्ट है या फिर कहेंगे कि ये नली है, शुक्राशय की नली से मिलने के बाद में आगे बढ़ती है, तो इसको कहते हैं स्खलन नलिका या फिर इजैकुलेटरी डक्ट। ये डक्ट क्या आती है, इजैकुलेशन या फिर स्खलन के रूप में ये आगे बढ़ती है। ये बढ़ते हुए आगे ये प्रोस्टेट ग्रंथि में आगे आती है और यहाँ पर ही मूत्राशय द्वारा आने वाली नली भी मिलती है, और दोनों मिलके एक नलिका का निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं मूत्र मार्ग। तो पहले आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि में। प्रोस्टेट जो ग्रंथि है ये तरल का स्रावण करती है, जिससे इसके दो कार्य होती है। एक तो जो ये जो मार्ग है मूत्र जनन नलिका मार्ग, इसको एक तो क्षारीय रूप प्रदान करता है, साथ ही इसको तरल बनाते हुए शुक्राणु को गति प्रदान करने का कार्य करता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्रावित जो तरल पदार्थ होते हैं उसके ये कार्य हैं। फिर मूत्र मार्ग है, ये यहाँ से मूत्र को भी आगे विसर्जन करने के रूप में कार्य करता है, तो साथ ही ये शुक्राणुओं को आगे मार्ग प्रदान करता है। और शीशन के रूप में ये पेनिस जो है ये एक बेलनाकार पेशीय अंग होता है जो दो प्रकार की मुख्य भूमिका में रहता है। एक तो ये सामान्य रूप से ये मूत्र विसर्जन के रूप में एक अंग का कार्य करते हैं, लेकिन नर और मादा के मैथुन के समय एक मुख्य मैथुन अंग के रूप में ये भूमिका निभाता है। इसी अंग के द्वारा जो वीर्य का है वो मादा जननांग में प्रवेश कराने के ये काम आता है। तो इस अंग के द्वारा ही कोपुलेशन या कहेंगे कि मैथुन के समय वीर्य को मादा जननांग तक पहुंचाने का इस अंग का कार्य होता है। इस प्रकार हम देख कि ये नर जो जनन तंत्र है ये पूरा का पूरा विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। आपने ये समझ लिया होगा कि विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, इसके प्राथमिक अंग कौन से और सहायक अंग कौन से हैं या फिर द्वितीयक अंग कौन से हैं। मादा जनन तंत्र
या फिर कहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मादा जनन तंत्र भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। ये अंग होते हैं अंडाशय या फिर ओवरीज, अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय या यूट्रस, योनि या फिर वेजाइना। और ये अंग भी इनकी कार्यों के अनुसार दो भागों में विभाजित इनको किया जाता है। ये होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक अंग जैसा कि आप जानते हैं जो अंडाणु निर्माण या फिर कहिए कि जो जनन कोशिकाओं के निर्माण में संलग्न रहते हैं, साथ ही हार्मोन का स्रावण करते हैं। तो ये प्राथमिक अंग कौन है? मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जो अंग है वो होता है अंडाशय या फिर ओवरीज। और ये ओवरीज जो है ओवम या फिर अंडाणु के निर्माण करती है, साथ ही दो प्रकार की हार्मोन जो है उसका स्रावण करती है। दो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसके अलावा जो अंग द्वितीयक अंग है वो इसमें सहायक की भूमिका में रहते हैं। ये है अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और योनि। तो अंडाशय में सबसे पहले देखें तो अंडाशय जो ओवरीज है इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। तो ओवरीज में जो है अंडाशयी पुटिकाएं पाई जाती है या फिर कहिए कि ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती है जिसमें अंडाणु या फिर ओवन का निर्माण होता है। और साथ ही इसमें से दो तरह के हार्मोन स्रावन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो मादा जननांगों के विकास के साथ साथ अन्य लक्षणों के विकास में सहायक भूमिका निभाती है। इसके अलावा जो द्वितीयक अंग है वो है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जो है ये एक पेशीय नलिका के कुंडलित नलिका के रूप में हमें दिखाई दे रही है। इसका कार्य होता है जो अंडाशय द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है वो इसके माध्यम से गर्भाशय तक पहुंचाना। तो ये दो जोड़ी होते हैं, दोनों ओर से गर्भाशय से जुड़े हुए होते हैं। और फिर ये गर्भाशय जो है एक मांसल थैलीनुमा संरचना होती है। ये दोनों ओर से अंडवाहिनी से जुड़ा होता है। इसमें शुक्राणु और अंडाणु को निषेचन के पश्चात जो भ्रूण का रोपण होता है वो गर्भाशय या यूट्रस में होता है। ये एक नलिका के द्वारा आपस में जुड़ते हैं भ्रूण और जो यूट्रस है उसको कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के माध्यम से ये जुड़ते हैं और उसके द्वारा ही भ्रूण का विकास होता है। और ये जो गर्भाशय है वो एक पतली नलिका के रूप में आगे योनि में खुलता है, जो कहते हैं उसको ग्रीवा या फिर सर्विक्स के माध्यम से योनि में खुलता है। योनि को वेजाइना कहते हैं। और ये जो अंग है 3 प्रकार के ये कार्य करता है। ये एक तरह से ट्रैक है या फिर कहीं जिसके मांसल मार्ग है जिसके माध्यम से 3 तरह के कार्य संपन्न होते हैं। एक तो कार्य ये जो है इसका होता है कि ये कोपुलेशन या फिर कहिए कि मैथुन का प्रमुख अंग है, जिसके माध्यम से नर जननांग से शुक्राणुओं का मादा जननांग तक पहुंचने का कार्य इसके माध्यम से होता है। साथ ही इसके 2 और कार्य है कि रजोधर्म निवृत्ति के लिए रजोधर्म स्राव जो होता है इसके माध्यम से निकलता है। दूसरा जो है वो प्रसव का जो कार्य होता है वो भी इसी मार्ग से होता है। इस प्रकार जो योनि है 3 मुख्य कार्यों से जुड़ी हुई होती है। प्रजनन की विभिन्न अवस्थाएं या फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन। अब तक हमने ये समझा कि नर और मादा के जनन जो अंग है उनकी संरचनाएं क्या क्या होती है। उनकी संरचनाओं के पश्चात इसकी कार्य प्रणाली में या फिर ये कहेंगे कि ये किस प्रकार कार्य करते हुए एक शिशु का जन्म होता है, या फिर ये जो जनन तंत्र है वो किस प्रकार एक नए संतति का निर्माण या फिर की उत्पत्ति करता है। उनकी अवस्थाएं जो होती है ये 4 भागों में इसको बांटा जाता है। तो सबसे पहले जो होता है युग्म जनन या फिर गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा होता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तीसरा जो विदलन और भ्रूण रोपण जो है इसको कहते हैं क्लीवेज या एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, और प्रसव या फिर अकॉचमेंट डिलीवरी। ये 4 भागों में इस प्रजनन की अवस्थाओं को बांटा जाता है। तो सबसे पहली जो अवस्था है वो युग्म जनन की होती है, गैमेटोजेनेसिस होती है। तो गैमेटोजेनेसिस में आपने देखा होगा कि जो प्राथमिक जो अंग है नर या मादा जनन के
उनके जो युग्मनज होते हैं, युग्मज जो होते हैं उनका निर्माण होता है। तो जो नर जननांग है उसमें शुक्राणुओं का और मादा में जो है अंडाणु का निर्माण होता है। और इनके जैसे शुक्राणु का निर्माण होता है तो उसको कहते हैं शुक्र जनन। मादा में जो ओवम का या फिर अंडाणु का निर्माण होता है उसको कहते हैं अंड जनन। तो इस प्रकार शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, उसको कहते हैं युग्म जनन या फिर गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद में बारी आती है दूसरे स्टेज की या अवस्था की, उसको कहते हैं निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन ही है जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी अवस्था होती है। फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब नर और मादा के मध्य मैथुन होता है। मैथुन के दौरान नर जननांग द्वारा जो वीर्य या फिर शुक्राणु जो छोड़े जाते हैं वो गर्भाशय में पहुंचकर अंडाणु तक पहुंचते हैं और वहां पर उसके निषेचन की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मैथुन के दौरान नर जननांग द्वारा लाखों की संख्या में शुक्राणुओं का स्खलन होता है जो कि गर्भाशय में छोड़े जाते हैं। ये जो शुक्राणु हैं एक तरह से गति करते हुए निषेचन के लिए भागते हैं। ये चूँकि ये हैप्लॉइड अवस्था में होते हैं, गुणित होने आवश्यक होते हैं, इसलिए ये अंडाणु की ओर रेस लगाते हैं। ये रेस दुनिया में अपने आप को स्थापित करने की रेस होती है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये रेस चल रही होती है और ये गर्भाशय में विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ते हुए जाते हैं, गति करते हुए जाते हैं। सबसे पहले अंडाणु तक पहुंचने की ये दौड़ होती है इनकी। वहाँ पहुंचने के बाद में ये एक है शुक्राणु, वो निषेचन जब कर लेता है अंडाणु का तो उसके बाद में दूसरे जो शुक्राणु हैं वो इसका निषेचन नहीं कर पाते हैं, केवल एक करता है। ये उसी प्रकार है जैसे एक वैकेंसी पर लाखों की संख्या में विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं और एक का सिलेक्शन होता है और बाकी के सारे बेरोजगार रह जाते हैं। इसी प्रकार की ये फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया है। इसके बाद में जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो युग्मनज या फिर जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट के निर्माण के बाद में आप देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार से ये विदलन होता है, जो ये तीसरी अवस्था में आ जाता है, विदलन और भ्रूणरोपण। विदलन क्या है? इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा ये कोशिकाएं विभाजित होती है और विभाजित होते हुए ये कॉर्क के रूप में या ब्लास्ट्यूला के रूप में गर्भाशय में आगे बढ़ता है और गर्भाशय में भ्रूण जो है इसका प्लांटेशन होता है। तो गर्भाशय का जो अंतःस्तर होता है या फिर कहेंगे एंडोमेट्रियम, जो अंदर का भाग होता है गद्दीदार, उसमें इसका स्थापना होता है और वो एक प्लेसेंटा के माध्यम से दोनों जुड़ते हैं। तो इसको कहते हैं भ्रूण रोपण। और इसके बाद में जो है चौथी स्टेज है वो है प्रसव। प्रसव जो है जब भ्रूण रोपण के पश्चात शिशु जो है परिपक्व हो जाता है तो उसके जन्म की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं प्रसव और उसके बाद में एक नए शिशु का जन्म होता है। इस प्रकार ये जनन तंत्र है, उसमें प्रजनन की ये अवस्थाएं होती है। और मानव जनन जो अंग है वो द्विलिंगी प्रकार का होता है और इसमें विभिन्न युग्मकों के निर्माण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से निषेचन होता है और विदलन और भ्रूण रोपण के बारे में आपने समझा। तो इसके बारे में आपके और भी कोई सुझाव या फिर आपके विचार हैं तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।